दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने वीडियो कल बनाने वाला था, थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो आपने देखा होगा कि मैं 2 दिन पहले भी कोई वीडियो नहीं बनाया था। अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा था कि एक बिहार में जो सत्ता परिवर्तन बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे शिफ्ट हुए, राज्यसभा जा रहे हैं। उनके लड़के को आज ही देखा जाएगा, निशांत जो कुमार हैं, उनको जेडीयू में शामिल कराया गया और वो डिप्टी सीएम बन सकते, जो पहले से खबर भी आ रही थी, वैसे ही हो रहा है। लेकिन इन सब के पीछे आखिर क्या चीज़ है? दूसरा, यूजीसी के ऊपर आज जो है, जो प्रदर्शन होने वाला था, प्रोटेस्ट होने वाला था, उसके ऊपर। तो मेरा तो फोकस वही था जो बिहार में चल रहा था, सत्ता परिवर्तन के कारण क्या हुआ वहाँ पे, किस तरह से वहाँ के राज्यपाल बदले गए। तो बिहार के जो गवर्नर चेंज किए गए और बंगाल के भी गवर्नर को चेंज किया गया, तो इसके पीछे अगर कहानी जोड़ के देखें, तो कुछ अलग तरह का मैसेज आपको देखने को मिलता है। ये मैं कल ही इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था, जो मैं देख रहा था, जो मैं इस न्यूज़ को फॉलो कर रहा था, इस पे जो मतलब मेरे हिसाब से जो एनालिसिस कर रहा था। तो मुझे कुछ मैंने इसके ऊपर बताया था कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है। तो मैंने बताया था कि देखिए, मुझे कम चांसेस लगता है कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर होंगे और नित्यानंद राय होंगे। मैं आज भी बोल रहा हूं, तो आपको मोहन यादव को जानता है, ये मैं आज भी बोल रहा हूं। मुझे लगता है निशिकांत दुबे के चांसेस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, गट्स फीलिंग कहीं भी न्यूज में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो यूजीसी की वजह से एक सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के लोग जो 53% नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट देते रहे हैं, हर परिस्थिति में वो काफी नाराज दिख रहे हैं। मैं कल ही अपने एक मित्र से मिला था, ब्राह्मण समाज से आता है और उनके काफी फैमिली के लोग हैं, वो बहुत बड़े कट्टर समर्थक थे मोदी जी के। आज के टाइम में वो काफी खफा है। ये वैसे लोग हैं जो उन्होंने, मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि अरे यार, मिडिल क्लास के लिए मोदी जी क्या लेके आ रहे हैं बजट में, या कोई मंत्री बना कि नहीं। कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। हर में मोदी जी को वोट देते थे वो लोग। मैं कल ही गया था, कल के टाइम में, क्योंकि होली के बाद मैं मिलने नहीं गया था, तो मिलने गया था तो उनके घर पे यूजीसी को लेकर काफी नाराज थे। और नाराजगी कोई ऐसी नहीं थी कि मतलब आप उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तरफ से इसके ऊपर जो एक्शंस हो रहे हैं ना, वो सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बिहार के जो परिस्थिति चल रहा है उसके ऊपर, सबसे पहले मैं बता दूं कि नीतीश कुमार, चाहे लोग कहे कितना भी बोल लें कि वो बीमार थे इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार को भी आभास था कि जिस बिहार का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री लीड कर रहे थे एज ए मुख्यमंत्री, वो बिहार टूटने वाला है। सीमांचल का जो कुछ, सीमांचल का एरिया है जिसमें 24 सीट आते हैं, और कुछ आप देखेंगे उस इलाके बंगाल का, ऐसे मिलाकर जो चिकन नेक जो बोलते हैं ना, जिसलिए उसके कॉरिडोर के पास से आपने देखा होगा आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी बहुत हो गया है। इन अगर जो लोग न्यूज को फॉलो करेंगे, बहुत पहले से, ये ऐसा नहीं कि अभी हुआ, 1 साल से धीरे धीरे वहां पे काफी डेवलपमेंट और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, जब से ये संजय लमाम ने चिकन नेकी की बात की थी, तब से इनके दिमाग में चल रहा होगा। और धीरे धीरे वहां पे उन्होंने उस चीज को लेके, और कई डॉक्यूमेंटेशन भी आया कि चिकन नेक को कैसे काट देना है, तो धीरे धीरे वहां पे उन्होंने किया। मैं ये मानता हूं कि देखिए, जो ये वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका इजराइल का, इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं कि भारत उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो उस वजह से यहाँ सीमांचल में, अब देखिए, जो बिहार के जो गवर्नर बनाए गए हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन।
वो जो हैं पहले से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, 3 स्टार जनरल हैं। उनको यहाँ पे लाने का बहुत बड़ा कारण है। उनका आप हिस्ट्री देखेंगे, जो भी उनका बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने काम किया है वो अलग लेवल से, वो उनका दस्ता है गढ़वाल राइफल से जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट हैं और सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है, अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है, सेवाना मेडल मिला है। काफी उनको ये सब मिला हुआ है। उनको अचानक से बिहार का गवर्नर बनाना ये दर्शाता है कि कैसे बिहार के सीमांचल इलाके को कमांड करना है और आर्मी से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि ऐसे सिचुएशन में इन जगहों को कैसे कमांड किया जाए और खासकर जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक में हो या मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या ज्यादा हो, तो उसमें मुस्लिम आदमी उस स्टडी को ज्यादा अच्छी तरह से समझकर और उसको उसको मुझे धरातल पे उसको ला सकता है या उस पे अच्छे तरीके से कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा। वहीं पे आप जागेंगे तो आप बंगाल में जो गवर्नर बने हैं, उनका नाम है आर.एन. रवि। आप काफ़ी जगहों पे वो देखे होंगे कि काफ़ी जगह के आप उनका कार्यकाल रहा है, जो नागालैंड में भी राज्यपाल रहे हैं, तमिलनाडु में भी राज्यपाल रहे हैं, मेघालय में भी राज्यपाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात हो एनआईए से, जहाँ एनआईए एनएसए से जुड़े हुए हैं। अब वो 22वें राज्यपाल बने, तो 2 ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा से संबंधित लोग को गवर्नर बनाए गए। तो ये एक बहुत बड़ा आपको इंडिकेशन देता है कि कुछ ना कुछ बीजेपी प्लानिंग कर रही है बड़ा, जो कि होने वाला है। इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन जो है किरण रिजिजू ने दिया था कि सारे लोग को व्हीप जारी भी किया गया है कि जो कल से 9 या 10 से सारे लोगों को, बीजेपी के जो सांसद हैं उनको व्हीप जारी है कि वो लोकसभा में उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल बिल लाया जा रहा है। तो चांसेस जो चल रही है कि वो उसको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में लिया जाएगा, वो सीधा का सीधा जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। तो अब पूरा का पूरा जो सीमांचल वो इलाका जो बन रहा है, वो पूरा का पूरा होम मिनिस्टर उसको उसका तय करेगा। अब किस तरह करेगा वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो सीमांचल जो इलाका जहां मुस्लिम इलाका है वहां पे बंगाल में, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ममता बनर्जी का एक कोर वोट है जो यहां से कट जाएगा और जो इसमें चला जाएगा। तो ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने, एक तो मान लीजिए कि चिकन नेक को सिक्योर करेंगे और वहां पे डायरेक्ट जो उन्होंने बार बार जो अमित शाह बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है उसको बदलने नहीं देंगे, सारे घुसपैठियों को निकालेंगे। तो जिस तरह से जो उनके हाथ में पूरी पावर आ जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बाद में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो है हमेशा रोड़ा अटकाती हैं और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अगर कदम होते हैं उसको रोकने का प्रयास करती हैं, तो वो चीजें उनके हाथ से निकल जाएगा। तो वहां पे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकता है, उनके अपने स्टडी के हिसाब से वहां पे डील कर सकता है। तो इसके लिए दो चीज हो सकता है, एक तो वो इलाका निकल जाएगा जहां पे मुस्लिम बहुत संख्या में ज्यादा लोग हैं, तो ममता बनर्जी को उससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। एक तो ये होने वाला है। तो दूसरा मैंने बोला ना कि आपको इसके जो भी जो लोग भी इसके बोल रहे होंगे ना कि आज के टाइम में जो गल्फ में जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, उसका बहुत बड़ा एक आपको बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा जब एक टाइम में जो अमेरिका से जो वहाँ के इलीगल माइग्रेंट लोग हमें इंडियन लोग रहे थे, उनको जंजीरों में बांध के भेजा गया था, तो लोगों ने बहुत विरोध किया था। तब मैंने बोला था कि देखिए, ये एक ऐसा चीज है कि जहां पे आपको एक मौका देता है बाहरी जो गवर्नमेंट है, जो बाहर के सरकारें हैं या फॉरेन, जैसे अमेरिका है, रूस है, देश है, वो मौका देता है कि आप भी वही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फिर कहने के लिए कुछ नहीं, वही हुआ।
एसआईआर के तहत कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया, आप लोग बड़े डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनको उसमें पढ़ना नहीं है। लेकिन ये भी खबरें हैं कि बहुत लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पे लोग भूखे प्यासे पड़े थे, जिसका कई लोग डाटा भी मांग रहे थे, लेकिन ये लोग बोले कि भाई ह्यूमैनिटी के तौर पे उनको ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो कांग्रेस और विपक्षी दल कंफ्यूज रहते हैं उनको करना क्या है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि अब इस जो वॉर से जो देख रहे हैं कि अपनी दादागिरी जो अमेरिका चला रहा है और ईरान पे जिस तरह से वो तेहरान को, मैं तो बोलता हूं कि तेहरान जब अंदर से वीडियो आने लगेंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि तेहरान किस स्थिति में है। तो एक भारत को जरूर मौका मिलेगा, जो आपने देख आप हम लोग बोल रहे हैं कि एक तालिबान से एक ये पाकिस्तान की जबरदस्त लड़ाई युद्ध वहां भी चल रहा है, जिसमें जो तालिबान की सेना काफी पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई है। और ये भारत के लिए मौका हो सकता है कि अपनी जो टेरिटरी है कुछ वहां से खींच सके, क्योंकि ये एक मौका देता ना आपको कि भाई आप कर रहे हैं तो आप कैसे सही हो सकते हैं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं। और चाइना भी इसीलिए शांत बैठा है, वो ताइवान के ऊपर नजर है। तो ये दो चीज जो ये मिडिल ईस्ट का प्रभाव मेरे हिसाब से भारत के जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान के अंदर आता है, वहां कहीं ना कुछ होगा, ऐसा मेरा एक गट फीलिंग बोल रहा है। अब चाइना ताइवान पे करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भारत इसके फिराक में ऐसे मुझे भी जो मैं पढ़ रहा था कि काफी बॉर्डर पे मतलब भारत ने काफी वहां पे सेना लगाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये चीजें चल रही है। अब मेन चीज है जो यूजीसी के मुद्दा पे आते हैं। यूजीसी आज जो विरोध कर रहे थे लोगों ने, आज वो धरना देना था, उसको गिरफ्तार करके मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को कौन ऐसा ज्ञान दे रहा है। मैं मानता हूं जिस आदमी के पास इतना गंभीर समझ है या दूरदर्शिता है कि जो चिकनने के लिए इतना बड़ा प्रयास कर सकती है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो उसके वोट बैंक है वो नाराज हो रहे हैं। यूजीसी के माध्यम से उनको प्रदर्शन किया नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं इसमें विरोध कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इस मसले को इतना नहीं खींचना चाहिए कि इलास्टिक टूट जाए। काफी सामान्य वर्ग के लोग, और मैं कह रहा हूं 90% हर सामान्य वर्ग के लोग की जनसंख्या जो होती है वो नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट देते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि उनके लोगों को मंत्रालय में कितना तवज्जो दे, वो कह रहा है, और देते भी नहीं है वो लोग। आप देखिए तो वो बोलते हैं 25% इतना हमने दिया, इतना ओबीसी को बनाया। वो लोग खुल के बोलते भी हैं, हमारी उनकी जो भी जो उनके स्कीम्स भी लाते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं कि हमने पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के लिए या एससी एसटी के लिए इतना सब किया, घर दे रहे। कभी भी उनके मुंह से बीजेपी के चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह के मुंह से कभी भी ये नहीं आएगा कि उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए कोई ये स्कीम चलाया हो। एक वही रोना धोना एक ईडब्ल्यूएस को लेकर है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि शायद, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि यूजीसी ग्रांट कमीशन जिसको लेकर सारा बवाल पैदा हो रहा है वही खत्म होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर यूजीसी ग्रांट जो यूजीसी खत्म हो जाएगा तो उसमें बने हुए बिल भी समाप्त हो जाएंगे। ये मुझे, मेरे पास ये एक खबर है कि यूजीसी को पूरी तरह से, आपने देखा होगा कि आयोग बनाया गया, पहले योजना आयोग था, उसको पूरी तरह से समाप्त करके उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। तो मेरा जो एक जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मुझे खबर मिलती है, उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा कि यूजीसी ही जो गवर्नमेंट है वो समाप्त कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो ना ये बोलते हैं ना कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो कहावत है, पता नहीं नहीं बोलना चाहिए तब। लेकिन ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो बांस ही खत्म हो गया तो बांसुरी का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यही एक प्रक्रिया है जिसके तहत, इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी, मैं इतना भी मतलब कोई राहुल गांधी नहीं है, उनको पता नहीं होता जमीन में क्या चल रहा है।
कि नरेंद्र मोदी को एक-एक चीज़ पता होता है। तो उनको पता होगा कि ज़मीन में क्या चल रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा रिस्क तो नहीं उठा सकते चुनाव के पहले। या तो रिस्क उठा के वो चाहते हों कि भाई उनके बाद से बीजेपी खत्म ही हो जाए। ये जैसे कृष्ण भगवान चाहते थे कि भाई यदुवंशी खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या चलता है, लेकिन यूजीसी पे ये मेरा अपना टेक था। और जिस तरह से उन्होंने, मैंने वीडियो भी काफ़ी देखे सोशल मीडिया पे, जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ बिहेव किया गया, वो अच्छी बात थी। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए